हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ये वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे मैंने आईपीसीसी नवंबर 2016 कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाया हूँ। तो मुझे कॉस्टिंग एंड एफएम में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिले हैं नवंबर 2016 की एग्जामिनेशन में। तो ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे मैंने प्रेजेंटेशन रखा था, कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस किया था और कहाँ पे मैंने 5 मार्क्स लूज़ किए थे। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, आई बटन पे क्लिक कर लेना और प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ और सारे सीए फाइनल के इंपॉर्टेंट नोट्स विद समरी, सेक्शन नेम और सेक्शन नंबर शेयर किए हैं। तो अगर ये सर्टिफाइड कॉपी आपको देखनी है तो प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको ये सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स मैंने मिस आउट किए थे और क्या क्या पॉइंट्स मैंने लिखे थे एग्जामिनेशन में जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया था। तो मैंने 1 2 3 5 6 7 ये 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सबसे पहले एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिनका जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है, वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेना चाहिए और उसके बाद थियोरी क्वेश्चंस पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चेक करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा और वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे मार्क्स देगा। ये पेपर जो है वो एक प्रूफ है कि अगर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए और थियोरी बाद में किया तो थियोरी में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैंने 32 मार्क्स की थियोरी अटेम्प्ट की थी कॉस्टिंग एंड एफएम के पेपर में और 32 में से मुझे 30 या 31 मार्क्स भी मिले हैं थियोरी के क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं क्या आंसर्स लिखे थे मैंने, कैसे प्रेजेंटेशन किया था और एग्जामिनर को कैसे कौन सी चीज़ें अच्छी लगी थी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन नंबर या सबसे ये सब क्वेश्चन नंबर रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना मार्जिन के। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है हमेशा उसका फॉर्मूला देना। जैसे अभी पीवी रेशियो पूछा तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला लिख देना और फॉर्मूला लिखने के बाद एक डिटेल्ड वर्किंग दिखा देना अमाउंट्स के साथ, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाओ। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा और 30% आंसर आया तो उसकी वजह से मुझे 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी वर्किंग आप दिखाओगे हमेशा फॉर्मूला दिखाना। हमेशा वर्किंग जो है वो एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, तो लाइन जो है वो एक या दो लाइन हमेशा छोड़ना वर्किंग्स के बीच में, ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने को काफ़ी अच्छा लगे। फिर जो भी वर्किंग्स है उसको आपको डिटेल मार्क्स मिलेगा। जैसे 1 मार्क मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का कंप्यूटेशन किया, उसका 1 मार्क मिला। जैसे अभी नेक्स्ट ब्रेक इवन सेल्स है तो उसका फॉर्मूला लिखा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और उसका आंसर निकाला, उसके लिए भी 1 मार्क मिला। एक और एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आपको बार बार क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ए लिख दिया है, अभी मैंने सिर्फ 2 लिखा है यहाँ पे, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 A 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 1 A 2 ताकि एग्जामिनर को आसानी हो समझने में, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है और फिर भी मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए ये क्वेश्चन में। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा क्वेश्चन नंबर लिखो। अगर आप सिर्फ सब पार्ट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। और न्यू क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन का नेक्स्ट सब पार्ट है तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन टाइम द सप्लीमेंट्स। अगर आप हर एक सब पार्ट नए पेज पे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और सप्लीमेंट्स ट्राई करने में भी काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका। तो सेल्स जैसे डिराइव करने थे तो उसका फॉर्मूला लिख दिया पहले और वर्किंग्स दिखा दी। तो एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जो भी आप वर्किंग्स दिखाओगे उसके पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिटेल्ड मार्किंग है हर एक स्टेप के लिए। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 1B1, इसमें भी आर ओ क्यू का फॉर्मूला पहले लिख दिया और वर्किंग्स के साथ मैंने 3000 यूनिट्स ये आंसर कंप्यूट कर लिया। अगर आप देखोगे तो हर एक फार्मूला के लिए, हर एक आंसर के लिए मैंने फार्मूला लिखा है और फिर वर्किंग्स की है और इसकी वजह से मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी मिल गए हैं। तो एग्जामिनर जो है वो फार्मूला भी देखेगा और फिर वर्किंग्स चेक करके मार्क देगा। फार्मूला के भी मार्क्स होते हैं। ये मैंने एसएफएम के एनालिसिस सर्टिफाइड कॉपी के लेक्चर में भी बताया था कि फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे अटेम्प्ट एसएफएम के पेपर में, सीए फाइनल के पेपर में मैंने एक फार्मूला नहीं लिखा था फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का, और उसी की वजह से मेरे 4 मार्क्स भी लूज़ हुए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो एनालिसिस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी एसएफएम 88 मार्क्स अनअकैडमी के चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये ऐसे प्रेजेंट किया था कॉस्टिंग एंड एफएम के लिए। बाद में वापस D1/P0+G ये जो है वही फार्मूला है। फिर मैंने नोट्स भी लिखे थे। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है। तो स्टार का क्या मतलब है कि मैंने अजम्पशन लिखा है। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट, डिविडेंड अपॉन P0 दैट इज मार्केट प्राइस प्लस द ग्रोथ रेट। डिविडेंड जो है वो फर्स्ट ईयर का है विच इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं था वेदर ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है या पास्ट डिविडेंड है, तो मैंने अजम्पशन लिख दिया कि इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट द डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर इज इंक्लूसिव ऑफ द ग्रोथ रेट।
और मैंने ऑल्टरनेटिव अजम्पशन भी लिख दिया कि ऑल्टरनेटिवली इफ इट इज़ अज्यूम दैट इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ ग्रोथ रेट देन द के विल बी एज फॉलोज। ठीक है, मैंने ऑल्टरनेट आंसर भी लिख दिया और देखो ऑल्टरनेट आंसर भी उन्होंने करेक्ट मार्क किया है। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट आंसर भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको कोई भी एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में तो ध्यान रखिए कि आप नोट ज़रूर छोड़ के जाए एग्जामिनर के लिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन एम्बिग्विटी की वजह से दो पॉसिबल आंसर्स ये स्टूडेंट ने लिखे हैं एग्जामिनेशन आंसर शीट में। तो मैंने ऑल्टरनेटिव आंसर लिख दिया था तो राइट भी मिला था, उसके लिए ऑफकोर्स मार्क नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही मार्क मिल गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी कि नेमली मैंने जो ग्रोथ रेट जो है न्यूमरेटर में 6% ले लिया और डिनोमिनेटर में 8% ले लिया। ये ग्रोथ रेट जो है दिए थे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर ग्रोथ रेट 8% हो गया तो रिवाइज्ड मार्केट प्राइस क्या होगी। तो ये ग्रोथ रेट जो है मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम लेना था, मैंने अलग ले लिया, इसीलिए मेरे 2 मार्क्स लूज हो गए ये क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे अजम्पशन भी लिखा था कि इट हैज़ बीन अज्यूम्ड हियर दैट द ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम डज नॉट अफेक्ट द डिविडेंड as it has already been calculated as growth rate of 6% per annum। मुझे लगा कि ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम जो है वो ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है वही ग्रोथ रेट से, तो ये 8% का ग्रोथ रेट अब फ्यूचर डिविडेंड्स को अप्लाई होगा, ना कि डिविडेंड 1 को। बट दिस वाज रॉन्ग, 8% का ग्रोथ रेट डिविडेंड 1 को भी अप्लाई होगा और उसी की वजह से मेरे 2 मार्क्स भी लूज हो गए। फिर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करनी थी, तो ये फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला में वो फिगर्स डाल दिए और उससे फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन में मुझे 3 आउट ऑफ 5 ही मिले, तो 2 मार्क्स मेरे यहाँ पे लूज हुए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम स्टेटमेंट कंप्यूट करना था। तो ध्यान रखिए आपको रुपीज़ इन लैक्स हमेशा लिखने हैं और रुपीज़ जो है वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, और लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पेंसिल से या फिर पेन से लाइन ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ प्योरली अ मिथ। और वो मिथ जो है वो काफ़ी सी स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी है। मैंने कभी भी लाइन्स ड्रॉ नहीं करी थी, मैंने सिर्फ लाइन्स ड्रॉ की थी जब मेरे पास टाइम बचा था। फ्रैंकली ये पेपर के लिए मेरे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बचे थे तो मैंने लास्ट में लाइन्स ड्रॉ किए, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो लाइंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन है। अगर आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी नीट और क्लीन है तो एग्जामिनर समझ जाएगा अगर आपने लाइन ड्रॉ नहीं भी की है तो। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिख दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से। अगर क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना, क्वेश्चन में अगर दिया हो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कंप्यूट करना है तो 1 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक मत लिख के आना आंसर, नहीं तो 0.5 मार्क्स वहाँ पे रिड्यूस होने के चांसेस है। तो हर एक लेवरेज का फॉर्मूला लिख दिया था और अर्निंग्स पर शेयर फाइनली कंप्यूट कर दिए थे। वर्किंग नोट जो है वो मैंने एंड में बनाए थे। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप साइमल्टेनियसली भी बना सकते हो वर्किंग नोट्स, कुछ स्पेस छोड़ के, या फिर आप एंड में भी बना सकते हो वर्किंग नोट्स जो है। आई थिंक आइडियली वर्किंग नोट साथ में बनाया तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा लेना पड़ेगा कितनी स्पेस छोड़नी है अगर आपको एंड में वर्किंग नोट्स बनाने हैं तो। अगर आपने साथ में भी बना लिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एंड में बनाओगे तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा क्योंकि पूरा आंसर पहले आपका आ गया और वर्किंग नोट्स जो है वो एंड में आ गए। तो ये वर्किंग नोट में हिडन एडजस्टमेंट थी जिसमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कंप्यूट करनी थी जो कि 0.882 लाख की थी, और ये फाइनेंशियल कॉस्ट मेरे को इनकम स्टेटमेंट में लिखनी थी। ठीक है, तो वर्किंग नोट मैंने एंड में बना दिया। अगर आपको समझ आए तो देखो मैंने स्पेस छोड़ी थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी थी। अगर आप देखो तो ये देखो ये 4 लाइन्स है, ये 4 लाइन्स की स्पेस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट पहले ही बनाई थी जो कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट करते टाइम, और इसीलिए ये 4 लाइन्स की स्पेस छूटी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एस्टिमेट जो है वो गलत हो गया था मेरा। ठीक है, लेकिन हमेशा अगर आप ज़्यादा लाइन छोड़ो तो बेहतर रहेगा, कम लाइन्स छोड़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना है तो आपको स्क्रिबलिंग करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है आपके पेपर के एनालिसिस और चेकिंग के टाइम। ठीक है, फिर ये क्लियरली लिख दिया लेट टोटल सेल्स इन रुपीज़ बी एक्स, और एक्स की अमाउंट निकाल दी, सेल्स निकालने थे। फिर बीईपी का फॉर्मूला लिख दिया। हर एक प्रेजेंटेशन अगर आप देखो तो हर एक स्टेप को एक एक मार्क है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ डिटेल्ड वर्किंग। फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर दिया, उसको भी 1 मार्क मिला। अगर आप देखो तो प्रेजेंटेशन जो है ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। देखो ये क्वेश्चंस में मेरी कोई भी कटिंग नहीं है, अगर आप देखो ये पेजेस में कटिंग बहुत कम है, तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि ये जो बंदा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और इसी की वजह से आपको वो थियोरी क्वेश्चंस में भी ज़्यादा मार्क्स देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आपके थियोरी के आंसर्स भी गलत हो या फिर अप टू द मार्क नहीं हो, फिर भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो नेक्स्ट में भी बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन रुपीज़ लिख दिया। और फाइनली कंक्लूजन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि बीईपी पे इफेक्ट क्या गिरेगा, तो कंक्लूजन था कि बीईपी विल इंक्रीज बाय 80,000। ओके, देयरफॉर द ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज बाय 80,000, उसका भी 1 मार्क है यहाँ पे। तो आप देखो आईसीआई काफ़ी डिटेल चेकिंग करता है और हर एक स्टेप को मार्क देता है। ठीक है, जैसे ये कंक्लूजन है एमओएस विल इंक्रीज बाय 20,000, इसका भी 1 मार्क है।
ओके, फिर एमओएस का फॉर्मूला लिख दिया और अजम्पशन लिख दिया जो मैंने अजम्पशंस कोट किए थे, तो इसमें 8 on 8 मार्क्स मुझे मिल गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का था, हर एक रेशियोज दिए थे। अगर आप देखो तो हर एक अमाउंट कंप्यूट करने के हाफ मार्क्स है। फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट वर्थ, हर एक अमाउंट करने के हाफ मार्क है। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप जो है बॉक्स कर देना जो भी फाइनल अमाउंट आपको बैलेंस शीट में लिखनी है। तो ये क्वेश्चन में हमको रेशियोज दिए थे और ये क्वेश्चन में पूछा था ड्रॉ द एंटायर बैलेंस शीट। तो जो भी बैलेंस शीट के अमाउंट्स है उसको मैंने बॉक्स कर दिया ताकि बैलेंस शीट ड्रॉ करते टाइम मुझे दिक्कत ना हो और एग्जामिनर को भी दिक्कत ना हो पीछे देखने से और आंसर चेक करने से। तो जो भी बैलेंस शीट आइटम्स है मैंने उसके बाजू में बॉक्स ड्रॉ कर दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप भी ये अडॉप्ट करना। ये प्रेजेंटेशन अडॉप्ट करने से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक वर्किंग के हाफ मार्क्स है और हर एक वर्किंग के लिए एग्जामिनर जो है डिटेल चेकिंग भी कर रहा है। जैसे करंट असेट्स, डिबेंचर्स, कैश सब हो गया और फिर बैलेंस शीट बना ली। ये मैंने अगर आप देखोगे तो लाइंस जो है मैंने एंड में ड्रॉ की है, ये मैंने बैलेंस शीट कंप्यूट करते टाइम नहीं ड्रॉ की। ये लाइंस क्यों ड्रॉ की, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट बचे थे एग्जामिनेशन के खत्म होने के टाइम भी। मेरा पेपर 4:50 PM को खत्म हो गया था, 10 मिनट बचे थे, इसीलिए मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो ये लाइंस नहीं ड्रॉ किए तो भी चल जाएगा, इट इज़ प्योरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपका प्रेजेंटेशन नीट है तो लाइंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 7.5 मार्क्स स्कोर किए, हाफ मार्क्स लूज़ किया होगा शायद प्रेजेंटेशन की वजह से या फिर कोई वर्किंग नहीं दिखाई होगी, दैट्स ऑल राइट, हाफ मार्क लूज़ किया था। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट भी अगर ड्रॉ किए तो पूरा लिखना ज़रूरी है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016, इसके भी मार्क्स हो सकते हैं प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था जिसमें हर एक फार्मूला का फार्मूला लिखना था और उसका वेरिएंस कंप्यूट करना था। ध्यान रखिए वेरिएंस लिखते टाइम रुपीज़ ज़रूर लिखना है, ये रुपीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वेरिएंसेस हमेशा रुपीज़ में कंप्यूट होते हैं। तो पहले मैंने फार्मूला लिख दिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, फिर अमाउंट्स दिखा दिए और फाइनली ये कंक्लूजन आंसर लिख दिया 9000 फेवरेबल। अगर आप देखोगे तो मैंने शॉर्टकट्स यूज़ किए, एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए थे, क्वेश्चन में फुल फॉर्म दिए थे, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि शॉर्ट फॉर्म किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलईवी मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एलआरवी मतलब लेबर रेट वेरिएंस, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर को समझ आ रहा हो। तो अगर एग्जामिनर को नहीं समझ आएगी ऐसे शॉर्टकट जो यूज़ किए तो दैट वुड बी डेंजरस एंड दैट वुड एंड अप इन लूजिंग मार्क्स। ओके, तो वो जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया और उनके फॉर्मूला अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर सही है तो ये इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जैसे आप देखोगे तो हर एक वेरिएंस के लिए मुझे एक एक मार्क मिला है। फिर फाइनली हर एक वेरिएंसेस के कंप्यूटेशन थे और लास्ट में कैपेसिटी वेरिएंस कंप्यूट करना था जिसमें एक हिडन एडजस्टमेंट भी थी, बजटेड आवर्स कंप्यूट करने थे और इसके लिए 2 मार्क होने चाहिए थे लेकिन मुझे एक ही मार्क मिला है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसमें मैंने 1 मार्क लूज़ किया, आई स्टिल डोंट नो कि व्हाई 1 मार्क लूज़ किया है। मैंने सजेस्टेड आंसर से भी चेक किया तो इट्स एब्सोल्युटली द सेम एज़ कम्पेयर टू द सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, तो आई थिंक ये हो सकता है कि शायद मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे इसलिए 1 मार्क लूज़ हुआ होगा, लेकिन वो भी रीज़न नहीं होगा क्योंकि अगर वैसा होता तो यहाँ पे ही मार्क्स मेरे को कम मिलते, ना कि लास्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था और इसमें मुझे 1 मार्क कम किया है और ये क्वेश्चन में मैंने कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं किए हैं एक्सेप्ट ये एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर जो कि एविडेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि 7 मार्क्स क्यों मिले, मुझे 8 on 8 मिलने चाहिए थे, लेकिन दैट्स ऑल राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वापस k इज इक्वल टू d1/p0 + g, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कंप्यूट कर ली। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हर एक जो डेट प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी की कॉस्ट कंप्यूट करनी थी। जैसे आप देख रहे होगे तो मैंने बॉक्सेस भी ड्रॉ कर दिए हर एक फाइनल आंसर के बाद। देखो यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा होगा, तो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं किए और फिर भी मैंने ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो देखो आप प्रेजेंटेशन नीट और क्लीन है और एग्जामिनर को समझ आएगा, अगर मैंने लाइंस ड्रॉ भी नहीं किए तो भी एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन एकदम नीट और क्लीन है और बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करनी थी, इसमें मुझे 8 on 8 मार्क्स मिले हैं। फिर मैंने नोट भी लिख दी कि इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हैज़ ऑलरेडी बीन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट वैल्यू वेट्स एंड हेंस हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ये नोट भी लिख दी मैंने ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू वेट्स के टाइम मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स सेपरेटली नहीं दिखाए थे बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बिन incorporated in the market value and hence it has not to be separately computed। ठीक है, तो ये नोट भी लिख के आना ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एज फार एज योर एनालिसिस गोज। ठीक है, फिर एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की, अगेन एंड में ही लाइंस ड्रॉ की है क्योंकि टाइम बचा था। और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि
थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक भी हो गई थी, कटिंग्स भी हुई थी मेरी, और ये नीट नहीं दिख रहा था। अगर मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की रहती तो ये काफ़ी नज़दीक थे, जैसे ओवरहेड्स और 535 200 ये दोनों बहुत नज़दीक थे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था। तो जहाँ पे आपको लगता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपको वहाँ पे ही लाइंस ड्रॉ करनी है, नहीं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ लाइंस एट ऑल। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होने का चांस नहीं था, इसलिए मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की। अगर आप लाइंस ड्रॉ करते या नहीं करते तो सेम ही दिखने वाला था, इसलिए मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की। ओके, फिर कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट हो गया, फिर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। यहाँ पे ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्प्शन के ओवरहेड्स टैली करने थे, एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स टैली करना था प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट से। यहाँ पे भी मुझे 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिले हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की, यहाँ पे 3 फाइनेंशियल प्लान्स थे डेट और इक्विटी के, और यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक इंटरेस्ट की अमाउंट, हर एक अमाउंट के लिए एक एक मार्क है। ईबीटी के अमाउंट के लिए 1 मार्क, ईएटी के अमाउंट के लिए 1 मार्क, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अमाउंट के लिए 1 मार्क, और फाइनली 3 मार्क्स फॉर द अर्निंग्स पर शेयर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला था यू हैव टू कंप्यूट द ईपीएस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत केओस हो जाता था अगर मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करता, तो ये बहुत कंसिस्टेंट लगता, इसीलिए लाइंस ड्रॉ की यहाँ पे। और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं की क्योंकि ये बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, तो आपको वो समझ जाना चाहिए कहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है और कहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। और फाइनली कंक्लूजन दिया इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, उसका भी 1 मार्क होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कंक्लूजन तो देना ही देना है, उसके भी मार्क्स है। और यहाँ पे इंटरेस्ट की वर्किंग नोट कंप्यूट कर दी। ये इंटरेस्ट की वर्किंग नोट काफ़ी ईजी थी, तो इसलिए मैंने एंड में कंप्यूट की। पहले मैंने कैलसी पे या रफ शीट पे कंप्यूट कर दी थी, उसके आंसर्स लिख दिए थे यहाँ पे इंटरेस्ट के, और एंड में वर्किंग नोट दिखा दी थी। ठीक है, इसमें भी मुझे 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिले हैं। नाउ लेट्स स्विच टू द थियरी पोर्शन ऑफ माय पेपर। थियरी में अगर आप देखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। थियरी का प्रेजेंटेशन मेरा पैराग्राफ फॉर्म में था, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन में भी मैंने बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन मैंने पैराग्राफ में लिखा। नेवरदलेस आई हैव स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स इन दिस सब क्वेश्चन ऑल्सो। तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है जो भी कीवर्ड्स है, जैसे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इट इज़ द असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। ओके, तो ये जो भी कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम्पल देते टाइम भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया था और उसके वजह से 2 मार्क्स मिले थे। और इंडस्ट्रीज वेर इट इज़ यूज, यहाँ पे तो बुलेट पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो हर एक बुलेट पॉइंट के हाफ हाफ मार्क हो गए मेरे हिसाब से, तो 4 बुलेट पॉइंट्स के 2 मार्क्स, एंड देयरफॉर आई हैव स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये ब्लर है थोड़ा, यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के हाफ हाफ मार्क थे। तो स्टील में यहाँ पे मैंने सिंगल कॉस्टिंग लिखा जो कि गलत था, लेकिन सजेस्टेड आंसर्स में जब देखा तो सिंगल कॉस्टिंग वाज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल एग्जामिनर हैज़ डिडक्टेड माई हाफ मार्क ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई। तो ये मार्क्स जो है, ये तो अभी लक ही है मेरा कि लक वॉज नॉट इन माई फेवर, क्योंकि एग्जामिनर ने थोड़ा नहीं चेक किया होगा बराबर से, क्योंकि सिंगल कॉस्टिंग जो है आंसर था, अगर आप सजेस्टेड आंसर्स में चेक करो तो हर एक स्टेटमेंट का हाफ हाफ मार्क है अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो। ओके, सो आई हैव स्कोर्ड 3.5 मार्क। ये थोड़ा क्लियर नहीं है पीडीएफ, क्योंकि ये स्कैन नहीं होगा, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट, इंस्टीट्यूट के तरफ से स्कैन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट ब्रिज फाइनेंस का डेफिनेशन बोला था, ब्रिज फाइनेंस का डेफिनेशन पूछा था, तो इसमें भी मैं रेकमेंड करूँगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ फ्रॉम विच आई हैव रिटन, आई थिंक बुलेट पॉइंट्स लिखना बेहतर होगा, और अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इज नेसेसरी। जैसे ब्रिज फाइनेंस में पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, फिर टाई अप पार्टिसिपेशन, इन ऑर्डर नॉट टू लूज फर्दर टाइम, ये सब की वर्ड्स है जो आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर सिर्फ यही वर्ड्स देखेगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। सो आई हैव स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट के लिए भी अंडरलाइन कर देना जो कीवर्ड्स है, और एग्जाम्पल दे देना। इसमें मुझे 1 ही मार्क मिला है, शायद ये एग्जाम्पल गलत हो गया होगा, इसलिए आई हैव लॉस्ट 1 मार्क। सो आई हैव स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। और फाइनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये पूछा था कि वाई द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट। तो इसमें रिस्क, प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये 4 आंसर्स लिखने थे। अगेन एंड अगेन आई वुड बी टेलिंग यू कि आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स लर्न करने की ज़रूरत है, अंदर का आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्क भी लिख दोगे तो आप खुद के वर्ड से एक्सप्लेन कर दोगे व्हाट इज़ रिस्क, तो उससे उससे भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इन्फ्लेशन आप जनरल डेफिनेशन भी लिख के आओगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द की वर्ड्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप खुद के वर्ड्स पे भी एक्सप्लेन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन माइंड टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड विच इज़ गिवन इन द मॉड्यूल। ओके, सो ये बुलेट पॉइंट्स पे लिख दिया आंसर। तो अगर आप देखोगे तो जैसे क्वेश्चन 7E 7D ये मैंने न्यू पेजेस पे नहीं सॉल्व किए। अगर मैं न्यू पेजेस पे सॉल्व करता तो सप्लीमेंट लेनी पड़ती, जिसकी वजह से टाइम चला जाता। तो सब पार्ट है एक ही क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन 7 मैंने कंटिन्यूसली सॉल्व किए। लेकिन जब क्वेश्चन 8 आया तो वो मैंने, क्वेश्चन 5 आया तो वो मैंने न्यू पेज पे सॉल्व कर दिया। संक कॉस्ट का डेफिनेशन पूछा, एग्जाम्पल पूछा है, उसके लिए 1 मार्क है। अंडरलाइनिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथ रही है, तो अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में। और अंडरलाइन भी आपको साथ साथ करनी है, ना कि एग्जामिनेशन के एंड में करनी है।
क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा या नहीं बचेगा आपको नहीं पता, तो आंसर लिखते लिखते ही अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, तो मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट करते टाइम ही 1 सेकंड में तुरंत अंडरलाइन कर दिया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। तो ऐसे अंडरलाइनिंग करनी है ताकि एग्जामिनर भी कीवर्ड्स ही पढ़े ना कि पूरा आंसर, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाए। इसमें भी मैंने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स सिक्योर किया। तो अगर आप देखोगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना ज़रूरी है और अंडरलाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। ओके, फिर सीएफओ के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने कीवर्ड्स ही लर्न किए थे, ग्लोबलाइजेशन, रेगुलेशन और एक्सप्लेनेशन इनका मेरे लोकल इंग्लिश में दे दिया था। ओके, तो एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में, ये कीवर्ड्स के ही मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर को अगर ये कीवर्ड्स दिख जाए तो वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये था सीएफओ का क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन था डेट सिक्योरिटाइजेशन का, जिसमें एडवांटेजेस लिखने थे। सबसे पहले डेफिनेशन देना, व्हाट इज डेट सिक्योरिटाइजेशन, उसका भी 1 मार्क होता है, और एडवांटेजेस के 3 मार्क्स थे। मैंने 4 एडवांटेजेस लिखे थे लेकिन 1 मार्क डेफिनेशन भी था, डेफिनेशन का था। अगर आप देखो तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन, तो उसमें आपको पहले डेट सिक्योरिटाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है और बाद में एडवांटेजेस लिखने हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो एडवांटेजेस मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखे, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए और इसी की वजह से मुझे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी मिल गए। ओके, सो आई होप ये एनालिसिस आपके लिए यूज़फुल था। अभी आप समझ पाओ कि कैसे मुझे 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे, और ये वीडियो की वजह से आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर स्पेसिफिकली कॉस्टिंग एंड एफएम पेपर के लिए। अभी तो न्यू कोर्स में वैसे कॉस्टिंग और एफएम अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, फिर भी लेकिन ये एनालिसिस काफ़ी यूज़फुल होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए आपके अपने दोस्तों के साथ, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जो टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए, अगर आपको चाहिए कोई वीडियो मैं बनाऊँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिख लेना कोई वीडियो अगर आपको चाहिए। और ये वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, टेक केयर।